Hello, everyone. Welcome to today's session. This is the seventh lecture with respect to our contract law series. I hope you all are doing well and all these lectures are very much clear to you and you people are able to understand the basic concepts. Today, we are going to deal with void agreements and contingent contracts under Indian Contract Act. Both the agreements are very important with respect to contract law. So let's start today's session. In this lecture, I'll be discussing some legal provisions, and apart from that, I'll also try to discuss some landmark judgments. And I'll end this particular lecture with practical scenario based questions. If you have any doubts, then you can drop the your queries or anything in the comment section below, and you can also try to answer these questions. So let's begin with today's lecture. Void agreements and contingent contracts, both are, as we all know, are dealt in Indian Contract Act 1872. अ, इंडिया में कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप का फाउंडेशनल फ्रेमवर्क जो है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से ही रेगुलेट होता है। इस फ्रेमवर्क का कोर पॉइंट ये है कि एक वैलिड और एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली होता क्या है, और अब वी ऑल्सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक अग्रीमेंट को क्या वॉइड बनाता है। इसमें अग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है वो समझना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर अग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। As we have discussed in our prior lecture as well, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग एक अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट तभी बनता है जब वो कॉम्पिटेंट पार्टीज के फ्री कंसेंट से जो है बना हो, और एक लॉफुल कंसिडरेशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया हो। अम, और उसको एक्ट ने एक्सप्रेसली वॉइड डिक्लेयर नहीं किया हो। ये इंट्रोडक्शन हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बिकॉज इट काइंड्स ऑफ लेज अ फाउंडेशन व्हेन वी हैव टू अंडरस्टैंड द contract, how contract functions and how it basically goes on between the parties. Then we have some important definitions. The definition of void agreement is mentioned in the section 2 subclause G of Indian Contract Act. एक वॉइड अग्रीमेंट वो है जो अग्रीमेंट नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ है। इसकी सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि ये शुरू से ही वैलिड नहीं होता, विच मीन्स इट इज़ वॉइड अब इनिशियो। ऐसा अग्रीमेंट कभी लीगल एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं। इसमें लीगल ऑब्लिगेशन बनाने के लिए ज़रूरी एलिमेंट्स की कमी होती है, देयर इज़ एब्सेंस ऑफ दोज एलिमेंट्स विच आर वेरी क्रूशियल। और इसलिए ये पार्टीज़ के लिए कोई लीगल राइट्स या ड्यूटीज़ क्रिएट नहीं करता। नाउ इमेजिन एक अग्रीमेंट जो इम्पॉसिबल एक्ट परफॉर्म करने के लिए बनाया गया हो, राइट? सो क्लियरली इट विल बी वॉइड सिंस द वेरी बिगनिंग, क्योंकि जो एक्ट है वो परफॉर्म रियलिस्टिकली नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है फॉर दैट इवन टू टेक प्लेस, देन ऑब्वियसली इट विल बी वॉइड अब इनिशियो। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन सेक्शन 2 सब क्लॉज जे में गिवन है। एक वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अपने नेचर और जेनेसिस में अलग होता है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट है जो इनिशियली वैलिड था, लेकिन बाद में इट ceases टू बी enforceable बाय लॉ। ऐसा तब होता है जब एक इवेंट या सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आ जाते हैं, एंड ड्यू टू दैट उसकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल या इलीगल हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक कॉन्ट्रैक्ट किसी यूनिक पेंटिंग को सेल करने के लिए बनाया गया था, लेकिन डिलीवरी से पहले दैट पेंटिंग कॉट फायर, उस एंड इट गॉट रूइंड कंप्लीटली। वो जो पेंटिंग है वो खराब हो गई। कॉन्ट्रैक्ट इनिशियली ये वैलिड था, पर इवेंट ऑफ डिस्ट्रक्शन ने उसको वॉइड बना दिया, राइट? नाउ इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव अ कंपैरिजन टेबल। ये टेबल वॉइड अग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बीच के डिस्टिंक्शंस को विजुअली समराइज करता है। इससे हम कॉन्सेप्ट्स को इजीली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ टाइम्स स्टूडेंट्स डू गेट
confused between these tables. So, in this particular slide, you can go through the meaning of both the things, like both the concepts, a void agreement as well as void contract, as it is provided. You can go through the definitions also. I'll suggest you to read from the Bare Act first. It's very important to always stick to the Bare Act, and then of course you can go to the textbooks and everything. um Now, also I wanted to mention, वॉइड अग्रीमेंट कोई लीगल राइट्स या ड्यूटीज नहीं बनाता, जबकि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट राइट और ड्यूटीज क्रिएट करता है, जब तक वो वॉइड नहीं हो जाता, राइट? सेम विद रिस्पेक्ट टू राइट्स टू बेनिफिट्स, वॉइड अग्रीमेंट के अंडर दिए गए बेनिफिट्स वापस नहीं लिए जा सकते, पर वॉइड अग्री कॉन्ट्रैक्ट के जो केस है, उसमें पार्टी को बेनिफिट वापस लेने का राइट कहीं ना कहीं गिवन होता है. सो दीज आर द डिफरेंसेस दैट यू कैन ऑल्सो गो थ्रू. अब हम कुछ स्पेसिफिक अग्रीमेंट्स पर फोकस करते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थ्रू, जो कि एक्सप्रेसिवली वॉइड डिक्लेयर किए गए हैं. Agreements in restraint of marriage, it is provided in the section 26. Section 26 के according, this particular definition is mentioned: every agreement in restraint of the marriage of any person other than a minor is void. ये प्रोविजन एक इंडिविजुअल के मैरिज के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करता है. इंडियन लॉ इस मैटर में बहुत स्ट्रिक्ट है, और एक कंप्लीट या पार्शियल रिस्ट्रेंट दोनों को वॉइड माना जाता है. देन वी हैव अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. इट इज़ प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 27. सिमिलरली सेक्शन 27 किसी भी पर्सन को लॉफुल प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस करने से रिस्ट्रेन करने वाले हर अग्रीमेंट को वॉइड डिक्लेयर करता है. इसका पर्पस एक पर्सन की लाइवलीहुड और आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज जी के थ्रू गारंटीड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट टू ट्रेड एंड प्रोफेशन को प्रोटेक्ट करना है. इसका रोल जो है बेसिकली द सोल पर्पस विच वी कैन से ऑफ दिस स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन इज सेल ऑफ गुडविल. इसके अलावा इंडियन जूरिस्प्रूडेंस ने कुछ जुडिशियल एक्सेप्शंस भी रिकॉग्नाइज किए हैं, जैसे बिजनेस पार्टनरशिप्स के केसेस में. सो that's very important to understand. Agreements in restraint of legal proceedings and wagering agreements. Agreements in restraint of legal proceedings. This particular concept is provided in section 28. सेक्शन 28 उन अग्रीमेंट्स को इनवैलिडेट करता है जो एक पार्टी के लीगल प्रोसीडिंग्स को एनफोर्स करने के राइट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं या टाइम लिमिट करता है. इसका पर्पस जस्टिस द होल सिस्टम ऑफ जस्टिस, इसमें एक्सेस को सेफगार्ड करना है. इम्पॉर्टेंट एक्सेप्शंस में आर्बिट्रेशन क्लॉजेस भी इंक्लूडेड हैं, जिसे लॉ एक वैलिड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म मानता है. Agreements by way of wager. It is given in the section 30. Section 30 explicitly wagering agreements को void declare करता है. एक wager एक bet या game of chance है, जहाँ parties का interest सिर्फ stake जीतने या हारने में होता है, right? इसका legal status void है, पर illegal नहीं है. इसका मतलब है कि जबकि कोर्ट ऐसे अग्रीमेंट्स को एनफोर्स नहीं करेगा, वो रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को इलीगल भी नहीं मानता, राइट? सो देयर आर बोथ द थिंग्स. द अग्रीमेंट इज नॉट गेटिंग एनफोर्स, एंड एट द सेम टाइम the court will never say that such agreements are illegal. So yeah. Then we have the framework of contingent contracts. So this is the another concept which is very important. Void agreements, quite contradictory to that. We have contingent contracts. Valid contracts की एक कैटेगरी है ये contingent contracts.
जिनका परफॉर्मेंस एक अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट पर कंडीशनड है। ये फ्रेमवर्क मॉडर्न कॉमर्स में रिस्क मैनेजमेंट के लिए बहुत एसेंशियल है। सो द डेफिनेशन ऑफ contingent contract is provided in section 31 of the Indian Contract Act, and सेक्शन 31 एक contingent contract को डिफाइन करता है एज अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू समथिंग if some event collateral to such contract does or does not happen. So इसकी तीन कोर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट, कंडीशनल परफॉर्मेंस। सेकंड, एक अनसर्टेन इवेंट। थर्ड, वो इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के मेन पर्पस के लिए कोलैटरल होना चाहिए। एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी एक परफेक्ट एग्जांपल है। अगर फायर गेट्स, सपोज आग लगती है, फायर गेट्स कॉट, तो इंश्योरेंस कंपनी को पे करना पड़ेगा, राइट? इट इज something that the person can claim, or the people who are affected can claim from the insurance company. So that's a relevant example of the same. Then we have enforcement rules for contingent contracts. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के एनफोर्समेंट के लिए एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। एनफोर्समेंट ऑन एन इवेंट हैपनिंग, सेक्शन 32 में गिवन है। एक कॉन्ट्रैक्ट तभी इन्फोर्स हो सकता है जब इवेंट अनसर्टेन हो जाए। एनफोर्समेंट ऑन एन इवेंट नॉट हैपनिंग, इट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 33। जो कॉन्ट्रैक्ट किसी इवेंट के ना होने पर डिपेंड करता है, वो तभी एनफोर्स किया जा सकता है जब उस इवेंट का होना इम्पॉसिबल हो जाए। देन वी हैव कंडक्ट ऑफ अ लिविंग पर्सन, सेक्शन 34 डील्स विद द सेम। अगर कॉन्टिजेंसी किसी लिविंग पर्सन के कंडक्ट पर बेस्ड है, तो इवेंट को इम्पॉसिबल माना जाता है अगर वो एक पर्सन इंटेंडेड आउटकम को इम्पॉसिबल बना दे। देन वी हैव फिक्स टाइम कंटिजेंसी, इट इज़ प्रोवाइडेड इन द सेक्शन 35। अगर कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स टाइम में इवेंट होने पर कॉन्टिजेंट है, तो वो वॉइड हो जाता है अगर वो इवेंट स्पेसिफाइड पीरियड में नहीं होता। देन वी हैव इम्पॉसिबल then we have impossible events, which is described in section 36. कोई भी अग्रीमेंट जो एक इम्पॉसिबल इवेंट होने पर कॉन्टिजेंट है, वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, राइट? एंड दैट्स हाउ आई वुड describe various rules, enforcement rules for contingent contracts. Then we have another discussion on wagering versus contingent contracts. लीगल वैलिडिटी अगर हम दोनों की समझने की ट्राई करें, वेजरिंग अग्रीमेंट में इट इज़ वॉइड, कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इट इज़ वैलिड। नेचर ऑफ प्रॉमिस, इन वेजरिंग अग्रीमेंट इट इज़ रेसिप्रोकल प्रॉमिस, क्योंकि वो बहुत एसेंशियल होते हैं। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट रेसिप्रोकल प्रोमिस हो भी सकते हैं और नहीं भी। देन वी हैव नेचर ऑफ इवेंट, वेजरिंग अग्रीमेंट इवेंट में इवेंट ही सोल डिटरमाइनिंग फैक्टर है। कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में इवेंट कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोलेट्रल है, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। इंटरेस्ट ऑफ पार्टीज, वेजरिंग अग्रीमेंट पार्टी में पार्टीज का स्टेक के अलावा और कोई इंटरेस्ट नहीं होता, एंड कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट में पार्टीज का सब्जेक्ट मैटर में जेन्युइन इंटरेस्ट होता है। सो that's the difference between the two. You can go through this particular table and try to understand, and make notes also, make your own handwritten notes, which will give you a better idea about the concept. Now let's discuss a landmark judgment, Fateh Chand versus Balkishan Das. So basically इस केस में ये जो केस है वो सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक लैंडमार्क केस है जो फेयरनेस के प्रिंसिपल्स को हाईलाइट करता है। सो फैक्ट्स अगर हम इसके समझने का ट्राई करें, तो एक प्लॉट ऑफ लैंड के सेल के कॉन्ट्रैक्ट में डिफेंडेंट ने ब्रीच किया और प्लेंटिफ ने रुपीज़ 25,000 को फॉरफिएट करने की ट्राई किया। So what happened is that
जजमेंट इसमें जो हेल्ड हुआ था, कोर्ट ने क्लियरली स्टेट किया कि प्लेंटिफ सिर्फ रीजनेबल कंपनसेशन के लिए क्लेम कर सकता है, जो एक्चुअल लॉस के बराबर हो, और ये कंपनसेशन कॉन्ट्रैक्ट में स्टाइपुलेटेड अमाउंट से ज़्यादा नहीं हो सकती. So basically, it talks about the reasonable compensation, right? So this particular case kind of gives you an idea about the nature of forfeiture clause in the act, which is dealt in the section 74 of Indian Contract Act. Then we have another case, which will give you a better idea about oh, that's the only case we have. Okay, so this is the same case, Fateh Chand versus Balkishan Das. So as we discussed, it has, as I was discussing, section 74. So it has tried to give you a little glimpse about section 74. Section 74, जैसे कि मैंने बताया, it talks about the reasonableness of the compensation, right? And then about it also gives the clarity about liquidated damages versus penalty. So yeah, we can say that it has basically, इस जजमेंट ने काफ़ी important legal principles establish किए हैं. फर्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ सेक्शन 74. इसने क्लैरिफाई किया कि सेक्शन 74 सभी पेनाल्टीज पर अप्लाई होता है जिसमें ऑलरेडी दिए गए पेमेंट्स की फॉरफीचर भी इंक्लूडेड है. And then we have next, which is reasonable compensation. रूलिंग ने एम्फेसाइज किया कि डैमेजेस कंपेंसेटरी होने चाहिए, ना कि प्यूनिटिव, राइट? देन वी हैव लिक्विडेटेड डैमेजेस वर्सेस पेनाल्टी. इसमें जजमेंट ने इस डिस्टिंक्शन को एंड किया, राइट? एक तरीके से दे ब्रॉट अ कंक्लूजन टू दिस डिबेट और कहा कि कोर्ट्स सिर्फ रीजनेबल कंपेंसेशन अवार्ड करेंगे. ये केस जुडिशरी के रोल को, जस्ट और फेयर रोल को डेमोस्ट्रेट करता है. सो दिस इज द केस. एंड then I would like to conclude this lecture here. It basically is about the Contract Act and how it provides a robust and nuanced framework. Void agreements पर इसके provisions पब्लिक पॉलिसी और कमर्शियल प्रैग्मेटिज्म को बैलेंस करते हैं, जबकि कॉन्टिजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स के रूल्स मॉडर्न कॉमर्स में इसकी अडेप्टेबिलिटी को डेमोस्ट्रेट करते हैं. फतेह चंद वर्सेस बालकृष्ण दास का जजमेंट इस प्रिंसिपल को रीइंफोर्स करता है कि फेयरनेस और इक्विटी हर कॉन्ट्रैक्चुअल मैटर में पैरामाउंट है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लॉ एक इवोल्यूशन ये का इवोल्यूशन ये इंश्योर करता है कि ये हमारे डायनामिक इकोनॉमिक एंड सोशल लैंडस्केप में रेलेवेंट, हमेशा रेलेवेंट रहे, डिस्पाइट द सिचुएशंस एंड थिंग्स चेंजिंग in our society. Now let's try to discuss two practical scenario based questions. So the first scenario is, आरव और कबीर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आरव कबीर को ₹50,000 देगा अगर कबीर कल जाकर किसी कॉम्पिटिटर के कैफ़े में एक तरीके से जो है डिस्ट्रक्शन करेगा या रूइन करेगा कैफ़े को, कहीं ना कहीं वहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर और फर्नीचर को डिस्ट्रॉय करेगा. क्या ये अग्रीमेंट वैलिड है? Try to think about it. So in this particular scenario, what is happening? A person A is telling a person B to ruin the cafe, right? To ruin the infrastructure of the cafe or to cause harm to that particular property. सो द आंसर इज ये अग्रीमेंट वॉइड है क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट इलीगल है. प्रॉपर्टी डैमेज एक क्रिमिनल एक्ट है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 23 के अकॉर्डिंग अनलॉफुल ऑब्जेक्ट या कंसिडरेशन के अग्रीमेंट्स स्टार्टिंग से ही वॉइड होते हैं. मतलब कि आरव जो है वो अपना जो मनी है, जो अमाउंट है, वो वापस नहीं मांग सकता और कबीर को भी कैफ़े को रूइन करने का, डिस्ट्रक्शन करने का कोई लीगल राइट नहीं है.
So in this case, this is the example of void agreement, right? Then another question, सिया ने विहान से एक अग्रीमेंट किया है कि अगर सिया का एमबीए एडमिशन आईआईएम बैंगलोर में हो जाता है तो वो विहान को ₹2 लाख देगी उसकी मेंटोरशिप के लिए। अ, अगर एडमिशन नहीं होता तो विहान को कुछ नहीं मिलेगा। क्या ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है? ट्राई टू थिंक अबाउट इट एंड देन आंसर। ये एक कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है जो सेक्शन 31 के अंडर डिस्क्राइब्ड है। कॉन्ट्रैक्ट तभी एनफोर्सिएबल होगा जब स्पेसिफाइड अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट विच इज एमबीए एडमिशन होता है। अगर सिया का एडमिशन हो जाता है तो विहान को लीगली ₹2 लाख मिलेंगे। अगर एडमिशन नहीं होता तो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली वॉइड हो जाता है और विहान कुछ क्लेम नहीं कर सकता। So, in this way, we have got to know that this is the classic example of contingent contracts. So, I hope the concept is clear to you and you people are able to understand these topics. And stay tuned for the next lecture, which will be based on the other, more important topics and more important concepts with respect to contract law. And do like, share, and subscribe to our YouTube channel. Thank you so much for listening to this particular lecture and being attentive. All the best. Thank you.